मॉर्निंग। हमने अपने लास्ट पीरियड में जो आपको वीडियो सेंड की थी उसमें हमने समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में बताया था। वहीं से हम फिर से शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब इमेज किस प्रकार बनती है। जैसे जब आप सुबह को अपना चेहरा देखते हैं तो आपका इमेज समतल दर्पण में आपको दिखती है, हम सभी देखते हैं। इस प्रकार एक दो हमने दर्पण बताए थे जो वक्राकार थे, कर्व शेप में थे। एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। मैंने बताया था कि दो प्रकार की बात मैंने की थी। मैंने बताया था आपको कि जैसे तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जो हाथी भाई है उनका जो पेट बाहर निकला हुआ है, अगर हम उन पर कोई पॉलिश कर दें, सिल्वर पेंट कर दें, उसे चमकदार बना दें पेट को, तो वो उनका जो बाहर की सतह है पेट की वो किस प्रकार कार्य करेगी, उत्तल दर्पण की तरह। जैसे आपका पिक्चर में आपको दिख रहा है। इस पिक्चर को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। P ध्रुव था, F दर्पण का फोकस बिंदु है और C वक्रता केंद्र है। और ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली बीच में जो रेखा है वो मुख्य अक्ष है। दर्पण पर प्रकाश हमेशा बाईं ओर से गिरता है। इसकी डिटेल जानने के लिए आप इससे पहली वीडियो जो मैंने आपको पोस्ट की है उसे आप देख सकते हैं। दूसरा दर्पण मैंने बताया था आपको अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का मैंने बताया था एग्जाम्पल याद करने के लिए, जैसे बाबा रामदेव हमारे बहुत महान बाबा देश के, जब वो अपना पेट अंदर करते हैं और बिल्कुल कमर से मिला देते हैं, शायद मेरा कहते के साथ ही आपको वो सीन भी याद आ गया होगा। ऐसा आप भी जब सुबह कपाल भारती अनुलोम विलोम आप करते हैं तो आप कर लेते होंगे। तो जब उस पेट को जो अंदर चला गया उसको अगर हम परिवर्तक बना दें, रिफ्लेक्टर बना दें, आपने रिफ्लेक्टर शब्द भी सुना होगा, अगर हम परिवर्तक उसे बना दें तो जो प्रकाश गिरता है वो अपने माध्यम वापस आ जाता है। और जब कोई प्रकाश किसी चमकदार सतह पर गिरता है तब उसका अपनी जगह वापस आना, अपने माध्यम में वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। इसी में भी 3 पॉइंट होते हैं। F फोकस बिंदु, C वक्रता केंद्र, ये बाईं ओर होते हैं। उत्तल दर्पण में ये जो अभी पहले पिक्चर आपको शो की थी, उत्तल दर्पण में कहाँ होते हैं, दाईं ओर, और ये दोनों धनात्मक होते हैं। और अवतल दर्पण में ये दोनों कहाँ होते हैं, बाईं ओर। आज के हम टॉपिक पर आते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक मीन्स रियल, जो बातें रियलिटी में होती हैं आपके साथ। कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो आपको आभास होती हैं पर वो होती नहीं है, पर फिर भी उनका वजूद रहता है। वास्तविक प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तब वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जब किसी दर्पण पर कोई वस्तु है, वस्तु से प्रकाश किरणें चली, किसी दर्पण पर गिरती हैं, दर्पण उन किरणों को वापस कर देता है और वो किरणें आपस में कट करती हैं, मीटिंग करती हैं एक जगह, तब उस जगह प्रतिबिंब बनता है। और यदि वह किरणें वाकई में वास्तव में मिलती हैं तब जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो प्रकाश किरणें चलती हैं दर्पण से परावर्तित होकर वापस आ जाएं और वो वापस आपस में मिलें। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ आभास होता है। हमें पिक्चर के माध्यम से हम जो समझाते हैं। ये एक दर्पण है, समझ गए होंगे आप कौन सा दर्पण है, शायद रामदेव जी का पेट, मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर बिंदु ए से प्रकाश किरणें चलती हैं। एरो के निशान आपको मार्क आपको शायद समझ आ रहा होगा। हमेशा प्रकाश कहाँ से चलता है, बाईं ओर से। एरो की डायरेक्शन में प्रकाश चला ए से, दर्पण पर 2 जगह गिरा। इस दर्पण ने, बार बार आप नाम लेते रहें, अवतल दर्पण ने उन प्रकाश किरणों को वापस कर दिया और वो दोनों किरणें ए डैश पॉइंट पर मिली। पीछे एक आंख का सिंबल भी दिया है, मतलब ये जहां उन्होंने इंटरसेक्ट आपस में किया, जहां इन दोनों किरणों ने परावर्तन के बाद मीटिंग की, उसको ये एक रियल इमेज है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद आपस में मिल रही हैं। यह एक वास्तविक प्रतिबिंब है। एक दूसरी पिक्चर आप देखते हैं। इस पिक्चर में ये एक दर्पण है, शायद फूला हुआ पेट, बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ बना हुआ। इस पर पॉइंट ए से फिर प्रकाश किरणें आई, दर्पण ने वापस की, और वापस करने के बाद क्या हुआ, वो किरणें फैल गई, पीछे आगे चली गई।
जहाँ आँख की तरफ जा रही हैं। परंतु यदि इन प्रकाश किरणों को हम पीछे बढ़ा दें तो हम पाते हैं कि जैसे ये एक बिंदु बी डैश पर मिल रही हैं। तब हमने यहाँ बिंदु बी डैश पर ये मिल नहीं रही हैं। हमें ऐसा आभास हुआ कि जब उन किरणों को हम पीछे करते हैं, अगर हम पीछे करते चले जाएं तो ये यहाँ मिलेंगी। तो ये हमारा आभासी प्रतिबिंब है। अर्थात आभासी मतलब यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदुओं पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तब उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, हम केवल इसका फोटो ले सकते हैं। आपको याद है जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, अपने आप को निहार रहे होते हैं या देखते हैं, या अपने दैनिक क्रियाकलाप दर्पण के सामने बाल वगैरह काट लेते हैं। बालों की बात नहीं, गंजे लोग भी देखते ही हैं दर्पण। तो तब उस दर्पण को हम देख सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु अगर हम अपनी इमेज का फोटो लेना चाहें, आजकल तो हर एक के हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल से आप आराम से अपनी इमेज का भी चित्र ले सकते हैं। यही आभासी प्रतिबिंब है। वर्चुअल इमेज मैं आपको समझा चुका हूँ। गोलीय दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का बनाना। हम बच्चों इसके अगले नेक्स्ट पीरियड में आपको प्रतिबिंब गोलीय दर्पण से, उत्तल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं, या अवतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। आज हम नींव बनाते हैं। जब हमें कोई मकान का निर्माण करना होता है तो नीचे नींव बनाते हैं, और नींव चौड़ी। कहते हैं जिसका बेस मजबूत है वो मकान भी मजबूत होगा। आपकी भी इस समय बेस डेवलप करने की ज़रूरत है कि छोटी छोटी बातें आप समझें। ये चीज़ें किसी चैप्टर या क्लास विशेष के लिए नहीं है। जो मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ ये केवल बेस हैं, जिससे आपको 9th to 12th किसी भी क्लास के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। प्रत्येक गोलीय दर्पण बहुत छोटे छोटे समतल दर्पणों को मिलाकर बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, आप कोई समतल दर्पण को ब्रेक कर लें, तोड़ लिया हमने, छोटे छोटे कांच के टुकड़े आ गए, उस कांच के टुकड़ों को हम चम्मच पर चिपकाते चले जाएं। बड़ी चम्मच ले लें, स्पून ले लें बड़ी, और उस पर हम समतल दर्पण को चिपकाते चले जाएं, एक बहुत बड़ा दर्पण बन जाएगा। अगर आपने चम्मच को एक साइड चिपकाया तो उत्तल दर्पण बन जाएगा, दूसरी साइड चिपकाया तब अवतल दर्पण बन जाएगा। तो प्रत्येक गोलीय दर्पण बहुत छोटे छोटे समतल दर्पणों को जोड़कर बनाया जा सकता है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए भी वही नियम हैं जो समतल दर्पण के लिए नियम थे। क्या क्या नियम थे, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे प्रथम नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। जितना आपतन कोण है ठीक उतना ही परावर्तन कोण होना चाहिए। एक दूसरा था आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए। गोलीय दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें हमेशा दो किरणों की आवश्यकता होती है। अब ये दो किरण कैसे हो सकती हैं उनकी मैं चर्चा करता हूँ। उससे पहले मैं आपको परावर्तन के जो नियम थे उनका एक डेमो देना चाहता हूँ। एक नीचे एक सरफेस है फिगर 1 में, ए पॉइंट से प्रकाश किरण आती है, नीचे की सरफेस उस प्रकाश किरण को परावर्तित कर देती है। पिक्चर में शो हो रहा है कि ए से चली प्रकाश किरण 30 डिग्री पर आपतित होती है, और जब वो परावर्तित होती है वो 30 डिग्री पर ही परावर्तित होती है। अगर मैं प्रकाश किरण को 20 डिग्री पर आपतित करूं तो दर्पण भी उस किरण को 20 डिग्री पर ही वापस करेगा। कहते हैं ना, जैसे दर्पण तो अपना व्यवहार है, जैसा आप दूसरे के साथ रखेंगे वैसा दूसरा भी आपके साथ रखेगा। ये सेम कर रहा है दर्पण भी। 30 डिग्री पर प्रकाश किरण आपतित की तो 30 डिग्री पर वापस भेज दी, 20 डिग्री पर आपतित की तो 20 डिग्री पर वापस भेज दी। हमने क्या किया, प्रकाश किरण सीधी डाली ऊपर से, फिगर 3 देखिए आप। और जब ऊपर से फिगर 3 डाली हमने, बिल्कुल आपतित किरण लंबवत डाल दी हमने, तो क्या हुआ, जैसे डाली वैसी वापस आई। आपतन कोण भी 0 है और परावर्तन कोण भी 0 है। तो मैंने बताया प्रतिबिंब बनाने के लिए दो तरह की प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। एक प्रकाश किरण तो यही है, एक तो यही है कि ऐसी प्रकाश किरण हम लेंगे जो दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित हो, जैसे ये 3rd फिगर में। और लंबवत आपतित कब होगी, जब आपतन कोण 0 होगा।
आपतन कोण 0 होगा तो परावर्तन कोण भी 0 होगा, और ये केवल तभी बन सकता है जब वो प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, या तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, या ऐसा एहसास हो कि इस किरण को आगे बढ़ाएंगे तब ये वक्रता केंद्र को पास करेगी। एक प्रकाश किरण तो ऐसी होनी चाहिए। देख लीजिए, एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं एक और। ये कुछ दो तरह के दर्पण बनाए हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। इस दर्पण पर वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण, ऊपर वाली पिक्चर में देखिए, 1 नंबर की जो प्रकाश किरण है ये वक्रता केंद्र से होकर आई, और वक्रता केंद्र से होकर आई है, जिस पॉइंट पर गिरती है ये देखो आप नॉर्मल है, अभिलंब है। आप लिखा मैंने वहां पर एक रेड पेन से लाइन खींची है, वो तो स्पर्शी हो गई, और स्पर्शी को अगर आप त्रिज्या से मिलाते हैं तो लंबवत होता है। ये फिर में आपने पढ़ी होगी। स्पर्शी को वक्रता जो त्रिज्या होती है हमेशा स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। तो वक्रता केंद्र से होकर चाहे एक लाइन आए, नंबर 2 वाली लाइन आए, प्रकाश किरण आए, या नंबर 3 वाली आए, इन सभी पॉइंट्स पर चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, प्रकाश किरण हमेशा पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है, और इन सभी केस में I=0 होता है, R भी 0 होता है। इस नियम को आप आराम से समझ लेंगे तो आपको प्रतिबिंब बनाना चुटकियों का काम लगेगा। नहीं तो प्रतिबिंब बनाने में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बच्चे के बड़े भी परेशान हो जाते हैं। एक दूसरी किरण होती है, मैंने बताया ना कि किसी भी इमेज को बनाना है तो आपको 2 किरणों की आवश्यकता होती है। पहली प्रकाश किरण तो वो जरूरत होती है कि हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को डालें। कैसे डालें? मुख्य अक्ष के समांतर। और दूसरी प्रकाश किरण वो जो हम पृष्ठ के लंबवत डालें। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जब होती हैं जब हम किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें डालते हैं, तब वो प्रकाश किरण हमेशा परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। पहली किरण, जब गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं, तब यह किरणें परावर्तित होकर हमेशा मुख्य अक्ष से होकर गुजरती हैं या मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती हैं। आप ये देखिए, एक आपके लेफ्ट साइड में अवतल दर्पण है। प्रकाश किरण नीचे आपतित किरण जहाँ लिखा है, प्रकाश किरण बाईं से आ रही है, दर्पण पर हिट होती है और दर्पण उसे परावर्तित कर देता है, और यह परावर्तित किरण बिंदु F से होकर जा रही है। आपको शायद क्लियर हो गया होगा। दूसरी प्रकाश किरण है दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर ऊपर देखिए आप, ऊपर से एरो बना है, दर्पण पर प्रकाश किरण आपतित होती है। अगर ये दर्पण रास्ते में ना होता तो ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रकाश किरण F की तरफ आ रही है, दर्पण से परावर्तित होती है और आपतित हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। तो आपको मैं रिपीट करता हूँ, हम 2 प्रकार की प्रकाश किरणों का उपयोग दर्पण का प्रतिबिंब बनाने में करते हैं। पहली प्रकाश किरण वो होती है जो मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर डाली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वो होती है जो दर्पण के पृष्ठ के लंबवत डाली जाती है, और यह वो प्रकाश किरण होती है जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है या वक्रता केंद्र की ओर अग्रसारित होती है। इन्हीं को हम 2-4 किरणों में बांट के आपको दिखाते हैं। पहली किरण, दूसरा नंबर, जब मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाने वाली या फोकस बिंदु की ओर जाने वाली किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं, तब वह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। आप ये देखिए, ये एक अवतल दर्पण, मुख्य जो प्रकाश किरण आ रही है वो फोकस से होकर गई, दर्पण पर गिरती है, नीचे से ऊपर जा रही है, और वो परावर्तित हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। इसी प्रकार दूसरी फिगर आप समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया था वही लिखा है, जब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण दर्पण पर आपतित होती है, तब वह प्रकाश किरण परावर्तित होकर अपने मार्ग से ही वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों हुआ? इस फिगर को देखिए, बाईं तरफ अवतल दर्पण है, एक प्रकाश किरण ऊपर से नीचे की ओर आई, किंतु वो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आई और वक्रता केंद्र से होकर जाने के बाद दर्पण पर गिरती है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कई बार बताया कि जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी वो हमेशा दर्पण के पृष्ठ पर लंबवत आपतित होगी, और जब वो लंबवत आपतित होगी, जैसे कि याद होगा आपको शुरू में एक पिक्चर दिखाई थी, ऊपर से प्रकाश नीचे गिरा था, तो जैसे गिरा था वैसे ही वापस हो गया था।
अगर आप घर पर भी एक शीशा लें और शीशे को नीचे रख दें फर्श पर और टॉर्च की रोशनी को आप ऊपर से नीचे की ओर डालें, शीशे से निश्चित रूप से रोशनी ठीक ऊपर की तरफ वापस आएगी। तो जब वो लंबवत, ये भी तो लंबवत है, आपको जरूर ये तिरछा शो हो रहा है, पर आप इसे दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि जब भी कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है वो हमेशा लंबवत आपतित होती है और जैसे वो आती है वैसे ही हो जाती है। इसी प्रकार दूसरी फिगर में भी आपको क्लियर है, प्रकाश किरण आई, उत्तल दर्पण पर गिरी, पर ऊपर से वापस हो गई, कांच को पार करके नीचे तो आती नहीं, परंतु वो वापस हुई। इसका अर्थ यही है कि वो प्रकाश किरण की सीध में वक्रता केंद्र था। अगर वक्रता केंद्र है तभी उस पर लंबवत आपतित हुआ, तभी आपतन कोण 0 हुआ, परावर्तन कोण 0 हुआ और वो वापस हुआ। जब किसी दर्पण पर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित होती है कि वह ठीक दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो, तब वह किरण मुख्य अक्ष पर समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियम का पालन करती है और इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर होता है। सिंपल लॉ है। दर्पण लिए दोनों फिगर में, प्रकाश किरण आई, ध्रुव पर आपतित होती है, जितने कोण पर गिरी उतने ही कोण पर वापस जाएगी, ये इसका नियम है। आपको कुछ बातें आज बताता हूं कि जो जल्दी से क्लियर नहीं होती हैं, आप इन्हें ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कि जैसे हमने बताया अभी आपको कि दर्पण पर प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर गिरती है तब वो फोकस से ऊपर जाती है। रटना नहीं है, इसे बनाकर देखना है। घर पर आपको स्केल की सहायता से, पेन की सहायता से और जो आप और स्टेंसिल्स यूज करते हैं उनकी सहायता से इसको बनाकर देखना है। कैसे? आप देखें, फिगर में एक अवतल दर्पण शो हो रहा है, कॉनकेव मिरर। ये मैंने उस पर पॉइंट ए से एक प्रकाश किरण आपतित की, पॉइंट डी पर वो गिरती है। पॉइंट डी से गिरने के बाद आप उसे ऐसा कीजिए, उस डी को दर्पण के वक्रता केंद्र से मिला दीजिए। प्रकार लीजिएगा, प्रकार से पहले गोला खींच लीजिए और गोला खींचने के बाद जो उस गोले का केंद्र होगा वो वक्ता केंद्र होगा। बाकी गोले को चाहे आप रब कर दीजिए, एक छोटी सी आर्क को छोड़ दीजिए, वो आर्क ही अवतल दर्पण होगी। तो वक्ता केंद्र आपके पास होगा। वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच के ठीक बीचों बीच बिंदु लगा दीजिए F। आप ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ऐसे नहीं कि खाली सुन लिया और आपने याद कर लिया। आपको इमेज बनानी कभी नहीं आएंगी। आजकल बच्चों में एक ट्रेंड है कि बच्चे सीधे बैठकर और लिखना पसंद नहीं करते, सुनना पसंद करते हैं, वीडियो देखना पसंद करते हैं, पर वो खुद प्रैक्टिस नहीं करना चाहते और बिना प्रैक्टिस के तो कार्य नहीं होगा। आप फिर मैं रिपीट करता हूँ। ए से एक प्रकाश किरण आपतित की, पॉइंट डी पर गिरी। मैंने वक्ता केंद्र निकालने का तरीका बताया। वक्ता केंद्र और पी को मिला दिया, उसका आधे को F कह दिया। इस पॉइंट डी को सी से मिला दीजिए और मिलाने के बाद जो ये एंगल बना है ADC, इस एंगल को माप लीजिए, इसका मेजरमेंट कर लीजिए। आप सपोज करो एंगल 30 डिग्री आया, 20 डिग्री आया, वो तो डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा आप स्फीयर ले रहे हैं, कितनी दूरी पर आप प्रकाश किरण आपतित कर रहे हैं। जितना कोण CDA है बिंदु D पर उतना ही कोण बना दीजिए अपोजिट साइड, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। तो जितने एंगल पर पॉइंट D पर प्रकाश किरण गिरती है, दर्पण तो व्यवहार में इतना व्यवहार कुशल है कि जितने कोण पर गिरेगा उतने ही कोण पर वापस करेगा। अगर आप सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे और अपमान दोगे तो अपमान पाओगे ना। तो आपने जितने कोण पर दर्पण पर प्रकाश किरण गिरी उतने ही एंगल का कोण D पर अपोजिट साइड बना लीजिए और अपोजिट साइड बनाने के बाद उस किरण को वापस कीजिए। निश्चित रूप से ये प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर गिरती है तो वो फोकस से होकर क्यों जाती है, चली गई। इसे आप आराम से इजीली शो कर सकते हैं। आप दूसरी फिगर देखिए, उत्तल दर्पण पर पॉइंट ए से प्रकाश किरण चलती है, बिंदु डी पर मिलती है। ठीक, बिंदु डी पर मिले उसके बाद आपको क्या करना है, वक्ता केंद्र, ये जैसे मैंने चाप बनाई है, देखा ना आपने, शो हो रहा हल्की सी पिक्चर है क्योंकि मैंने गोला बनाया। ये पिक्चर तो चूंकि इसके पिक्सल हो गए, ज़्यादा खराब हो गए और पिक्चरें फैल गई, फिर ये गोले हैं, गोला बनाया था मैंने। सी वक्ता केंद्र है, वक्ता केंद्र के बीच मैंने फोकस लिख दिया। इस पॉइंट डी को सी से मिला दिया, उसे आगे बढ़ाया। जितना एंगल ये थीटा बना है
उतना ही एंगल मैंने और भी उपकरण की सहायता से, चांदा जिसे बोलते हैं आप, एंगल मेकर, उसे हम अपोजिट साइड उतने ही एंगल का कोण बना दिया डी से ई के बीच। उस प्रकाश किरण को मैंने पीछे बढ़ाया, बिंदु एफ पर मिलती प्रतीत हुई। सिद्ध हो गया कि जब भी कोई प्रकाश किरण चाहे उत्तल दर्पण पर गिरती है या अवतल दर्पण पर गिरती है, वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। एक और देखिए, मैंने कॉनकेव मिरर लिया, अवतल दर्पण, रामदेव जी का पेट, उसको मैंने दर्पण लिया, उसका वक्ता केंद्र और वक्ता केंद्र ध्रुव के बीच का फोकस रख दिया और मैंने फोकस पर माना कि फोकस पर वस्तु रखी है। इस वस्तु से मैंने प्रकाश किरण ली और दर्पण पर आपतित की बिंदु ए पर। उस दर्पण का, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये जानने के लिए, क्योंकि पहले आपतन कोण का जानना जरूरी होता है जो कि हम नहीं जानते हैं। आपतन कोण का जानने के लिए बिंदु ए को मैंने वक्ता केंद्र से मिला दिया, जो कोण बना उसे माप लिया और उतना ही कोण मैंने ए पर अपोजिट साइड बना दिया। आप देखेंगे कि वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आपको इजी पड़ेगा प्रतिबिंब बनाना, जो कि मैं कल बताऊंगा आपको कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। आप इसी प्रकार बनाएं प्रतिबिंब, हमेशा कोण माप कर बनाएं, आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं होगी। एक अवतल दर्पण का एग्जाम्पल लेता हूं जिसकी मैं डिटेल में कर लूंगा। एक अवतल दर्पण है, ध्रुव पी है, उस ध्रुव पर एक दाईं तरफ एक वस्तु ए बी रखी है और मुझे मालूम करना है कि इस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब क्या किया मैंने, उस पॉइंट जो उसका अपर पॉइंट है बी, उससे सीधी रेखा खींच दी एक मुख्य अक्ष के समांतर। आप कंफर्म हो कि इस रेखा जो हमने खींची है मुख्य अक्ष से समांतर है। और आपको मैंने बताया था दो ही रेखा यूज करना है हमें, एक तो वो जो फोकस से होकर जाए और एक वो जो वक्ता केंद्र से होकर जाए। जो फोकस से होकर जाएगी वो समानांतर रेखा वाली होगी और जो दर्पण वक्ता केंद्र से होकर जाती है वो निश्चित रूप से वो होगी जो लंबवत गिरेगी। मैंने ए से लाइन खींची, बी से पॉइंट एम पर गिरती है, यह रेखा परावर्तित होगी और फोकस से होकर जाएगी, नीचे मोड़ दी। थर्ड फिगर में, थर्ड फिगर समझ में आ गया होगा आपको कि बी से रेखा प्रकाश किरण चलती है, दर्पण पर गिरती है और दर्पण उस किरण को वापस कर देता है फोकस से। अब दूसरी रेखा का कहाँ से लें, मैंने बिंदु बी को सी से मिलाया वक्ता केंद्र से और दर्पण पर मिला दिया। जैसे किरण आई और वैसे ही वापस चली गई और उस किरण ने बी डैश पर प्रतिबिंब बनाया। यह बी डैश किसका प्रतिबिंब है, बी का। इसी प्रकार अगर आप ए का प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो ऊपर बनेगा ए डैश पर, जो कि मैं कल आपको डिटेल लूंगा। इस प्रकार फाइनल फिगर आ गई, जो कलरफुल फिगर है ब्लू और येलो से, ये फिगर बन जाती है। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और साथ में ये जो जितने फिगर हैं ये अपने पेंसिल, प्रकार, एंगल मेकर, चांदा, उन सब से मिलाकर आप बनाइए। एंगल से बनाना सीखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। आशा करता हूँ कि आज इमेज बनाने का पहला पड़ाव आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण से और भी डिफरेंट टाइप्स के हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। एक के साथ ही साथ अपील, ऑनलाइन क्लास के उद्देश्य केवल शिक्षण ही नहीं है। ऑनलाइन क्लास का उद्देश्य आपको एक गृह कार्य देना, होमवर्क देना और साथ ही साथ आपको घर पर रोकना भी है। कोरोना वायरस के चलते घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपनी स्टडी के जो लगातार कीजिए, अपना बेस मजबूत कीजिए, जिससे आने वाले समय में आप तेज स्पीड से अपना कोर्स कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।